वजीर आजम का दौरा है चीन और यहाँ पर 5 अरब डॉलर्स के मुआहदों के हवाले से बातचीत हो रही है। कितना सूदमंद है ये दौरा, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अशफाक तोला साहब माहिर मईशत हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? सरमायाकारों के लिए, सरमायादारों के लिए, ताजरों के लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है सर ये दौरा होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण। किरण देखें, बहुत शुक्रिया। अगर आप देखेंगी ना तो पाक चीन दोस्ती हमेशा बहुत मौजूद रही है और आपको हमेशा पता है चाइना ने हमेशा हमें हर वक्त मदद। एक्चुअली हम खुद पीछे हटे थे और सीपैक में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से हम बैकआउट हुए और अगर हम नहीं होते तो आज हमारी मईशत किसी और शेप थी और हम माशाल्लाह काफी आगे निकल। अब हमें एक और चांस मिला है, पीएम साहब गए हैं, 5 अरब के मुआहदे हुए हैं। पहले ही आपके पास कोई 50 अरब के मुआहदे मौजूद है सीपैक में, तो मैं ये समझता हूँ उनको भी इन्फोर्स करना चाहिए, स्पेशली ग्वादर को बनना चाहिए। बाकी जो चीजें वो बननी चाहिए, बिल्कुल जो हमारे पास जो काम की चीजें वो नहीं बनी और सारे पावर प्लांट बन गए जो आज हमारे सर पे एक मेरा ख्याल है बोझ लेके। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अहम दौरा है। इसके साथ पूरी आपकी मिनिस्टर जो मैंने देखा, इंडस्ट्री सारे लोग मौजूद हैं, आपके आईटी सब मौजूद है, प्लानिंग मिनिस्टर मौजूद है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली है, फॉरेन मिनिस्टर भी है। तो इसका मतलब है मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी और ये सिग्निफिकेंट इवेंट है हमारे लिए भी, 75 ईयर्स ऑफ पाक चाइना रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप पूरी। अशफाक साहब, कहा यह जा रहा है सर कि 5 अरब डॉलर्स के एमओयू साइन होंगे। प्रॉब्लम यह है कि हर बार हम देखते हैं एमओयूज तो साइन हो रहे होते हैं लेकिन फिर ये ग्राउंड इन्वेस्टमेंट में तब्दील नहीं होती है। मैं चाह रही हूँ जरा वजीर आजम ने जो गुफ्तगू की है ना उसका कुछ हिस्सा आप सुनिए, फिर इस पर कॉमेंट कीजिएगा। We have signed MOUs of worth billions of dollars. 30% of these MOUs have been converted into agreements. In the next 5-7 years, we expect that we can increase our agri-product trade to China by about $10 billion. Labor in China today has become pretty expensive. We would like to invite you to come to Pakistan. अशफाक साहब, देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने देखे ना, मेन यही है हमारी रेड टेपिज्म और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ना, वो हमारे लिए सारी चीजों की रुकावट है और हमारी अपनी पॉलिटिकल इश्यूज जो है ना। देखिए, आप SIFC के तहत आपने ग्रीन पाकिस्तान शुरू किया था और उसके तहत आपको 9.1 मिलियन हेक्टर आपने कल्टीवेट करना था, अदर देन जो 22 मिलियन हेक्टर हम अभी। तो वो अगर आप कर लेते और अगर आप उसमें इंटरेस्ट ले लेते तो मेरा ख्याल उसमें कुछ स्ट्रक्चरल इशू भी थे SIFC के भी अपने, और कुछ हमारी ब्यूरोक्रेटिक चीज भी थी, कुछ लीगल फ्रेमवर्क के मसले। क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जी बाहर से लोग आए, लैंड ले लें और वो अपना काम करें। ऐसे कोई भी नहीं आएगा जब तक आप अपना स्टेक FDI में नहीं रखेंगे ना। मैं नहीं समझता कि कोई बाहर से आके वो स्टेक लेगा। आपको स्टेट को अपनी लैंड अपने पास रखनी चाहिए, उनको कहना चाहिए जी हमारी इक्विटी है, बाहर से जो भी आता है वो इन्वेस्टमेंट लेके आए, वो टेक्नोलॉजी लेके आए और लेबर हमारी। अगर हम इस तरीके से लेके चलते और रीट मॉडल करते, इसको हम पब्लिक ऑफरिंग में भी डाल देते, तो मैं समझता हूँ कि आज ये बड़ा अच्छा एक मॉडल बन सकता था हमारे लिए जी। और ये 10 मिलियन हेक्टर वज़ीर आज़म साहब ये भी तो कह रहे हैं अशफाक साहब के चीन में लेबर जो है ना वो महंगी है, इसीलिए चीनी ताजर जो है वो पाकिस्तान आकर कारोबार करें। सर जी, वो यही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि अगर एग्रीकल्चर साइड पे हम देखें तो पाकिस्तान के हमारे सीजनल लेबर होते हैं कि जो एग्रीकल्चर सीजन में करते हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट फार्मिंग या अगर आप जो लेटेस्ट स्केल पे लेके जाएंगे इन चीजों को, तो मेरा ख्याल है वो राउंड द ईयर भी चल सकते। तो वजीर आजम साहब यही कह रहे हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जी अगर फर्ज करें, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, स्पिनिंग यूनिट है पाकिस्तान में काफी स्पिनिंग का, अगर चाइना में ऑर्डर दे और हम अगर चाइना के सप्लायर बन जाए तो ये के लिए भी आसानी होगी, वहाँ स्पिनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। तो ऐसी काफी चीजें जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर, पिछले 2 सालों में मौजूदा हुकूमत ऐसे इन्वेस्ट ना कई ऐलानात कर चुकी है, दावे कर चुकी है, जरा वो सुनिएगा ऐलानात। कतर 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। I am extremely grateful to you. Azerbaijan intends to invest $2 billion
in Pakistan. यूएई के प्रेसिडेंट इज्जत माब जनाब मोहम्मद बिन जायद के साथ उस मीटिंग के बाद 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान नहीं हुआ, 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट हो गई है। सर क्यों ऐसा है कि माशी टीम जो है इन ऐलानात को हकीकत में नहीं बदल पाती है, या अभी तक तो नाकाम है हकीकत में बदलने से? देखिए, इसकी वजह है, मैं आपको बता रहा हूँ किरण, कि अगर फर्ज करें आप इस किस्म के मुआहदे जब करते हैं तो वो ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और उसके रेट ऑफ रिटर्न। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो होती है ना, जिनके इक्विटी रिस्क प्रीमियम या डेट रिस्क प्रीमियम जो है ना, कंट्री रिस्क प्रीमियम जिसको कहेंगे, वो हायर है, तो उनको इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है वो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी, और हमें 25 दरवाजों से काम करना पड़ता है। SIFC का मतलब ये था कि वन विंडो ऑपरेशन होगा, जिसको मेरा ख्याल है चलने नहीं दिया गया, और अब तो मेरा ख्याल है IMF भी टूट पड़ा है कि जी इसको आप मातहत करते हैं BOI के या मर्ज करते हैं, वॉट एवर इट इज। ठीक है, इस किस्म की पॉलिसी जब आप लाते हैं, जब तक आप इन्वेस्टर को कहेंगे कि भाई आप मेरे कंट्री में हो, तो वो ये सोचेगा कि यार इधर के लोकल इन्वेस्टर क्यों नहीं। लोकल इन्वेस्टर तंग हुआ है आपकी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी से, स्पेशली इनके जो रिफंड निकल लेते हैं, हायर टैक्सेशन रिजीम है, जो हाई हैंडेड है हमारे यहाँ पर चीजों में, हम सूबाई टैक्सेस। चले, उम्मीद करते हैं वजीर आजम जो चाइना में MOU साइन कर रहे हैं वो हकीकत में भी बदलें और उसका फायदा जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तख्तुल्लाह साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ एक और बदतरीन मुतासिबाना रवैया इख्तियार करते हुए ईद उल अजहा से कबल मजहब के नाम पर ज़बीहे पर पाबंदी लगा दिया है। इस मरतबा तो मोदी हुकूमत ने बात गाय से भी आगे बढ़ाकर बछड़े, ऊँट और दीगर जानवरों की कुर्बानी को भी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया है। दिल्ली हुकूमत ने तो ज़बीहे पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने तक की धमकी भी दी जा रही है। भारत में मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक़ी रियासतों के अलावा बाकी तमाम रियासतों में गाय का गोश्त रखना या कुर्बानी करना गैर कानूनी है और इस पर सख्त तरीन सज़ाएँ मुकर्रर हैं। इस मरतबा मगरबी बंगाल में भी BJP की कामयाबी के बाद हुकूमत ने गाय और बैल की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल के मुसलमानों ने BJP हुकूमत की इस चाल का तोड़ यूँ निकाला कि उन्होंने इस साल गाय की कुर्बानी न करने का फैसला कर लिया है, ताकि इंतहा पसंद हुकूमत को यहाँ गाय पर सियासत का मौका ही ना मिले। जबकि दीगर इलाकों में भी मुस्लिम हलक़े मसाइल और तनाज़ात से बचने के लिए गाय की कुर्बानी से इजतनाब करते नज़र आ रहे हैं। BJP हुकूमत की इस नफरत अंगेज़ पॉलिसी ने हिंदू मवेशी व्यापारियों को शदीद ख़तरात से दोचार किया है। ये खबरें भी आ रही हैं कि हिंदू व्यापारी मुसलमानों से जानवर ख़रीदने की अपीलें कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा साल मवेशी पाले, उनकी फ़रोख्त ईद उल अज़हा से वाबस्ता होती है, लेकिन अब जानवर न बिकने की वजह से वो भी शदीद माली परेशानी का शिकार हो रहे हैं। हैरान कुन तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं जिनमें हिंदू गाय बेचने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और पाबंदी हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ एक ट्विस्ट भी है, जहाँ एक तरफ मुसलमानों पर पाबंदी है, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया का तीसरा बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भी है और हर साल गोश्त की बरामदात मुसलसल बढ़ भी रही है। 2025 में भारत ने दुनिया भर में 15,60,000 मीट्रिक टन गाय का गोश्त एक्सपोर्ट किया और 2026 में गाय के गोश्त की भारतीय एक्सपोर्ट बढ़कर 17 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाने का अंदाजा है। दुनिया भर में बीफ का 11% हिस्सा भारत पूरा करता है। जी हाँ, वही भारत जहां गाय के नाम पर मुसलमानों के गले काट दिए जाते हैं, मासूम मुसलमानों के घर जला दिए जाते हैं। मोदी हुकूमत की अक़लियतों के खिलाफ इन ही बदतरीन कार्रवाइयों की वजह से दुनिया भर में भी आवाज़ें उठ रही हैं। मोदी के हालिया यूरोप के दौरे में उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी के नेदरलैंड्स पहुंचने से पहले ही वहां के वज़ीर आज़म ने भारत में अक़लियती बरादरियों के हुकूक़ के हवाले से तशवीश जाहिर की थी। इसके बाद जब मोदी नॉर्वे पहुंचे तो उन्हें अखबार के एक कार्टून में मक्कार मदारी दिखाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नॉर्वे की सहाफ़ी हेली ने मोदी से सवाल पूछ लिया, वज़ीर आज़म मोदी, आप दुनिया के सबसे आज़ाद मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते? जब नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सके तो फिर सहाफ़ी ने इंडियन वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मोदी की जानिब से सहाफ़ियों के सवाल न सुनने पर शिकवा भी किया, तो उन्हें जवाब सिर्फ ये मिला, इंडिया अजीम मुल्क है, अक़लियतों के साथ होने वाले जुल्म की कोई वजाहत नहीं दी गई। दी भी कैसे जाती?
हकीकत छुपती जो नहीं है, आप जितनी भी छुपाने की कोशिश कर लें। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।